गुड मॉर्निंग। 5 मिनट में रिवीजन कर लीजिए। बताइए, मौलिक अधिकार कितने? मौलिक अधिकार कितने? किस भाग में है? भाग कौन सा? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक। ठीक। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार कितने से कितने तक है? ठीक है। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। ठीक। 29 30 संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 31 पहले था मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। ठीक है। और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 को अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। वैसे अगर पूछा जाता है सवाल संविधान की आत्मा क्या है, तो प्रस्तावना है। और अगर कहते हैं कि अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो राज्य के वो सॉरी अनुच्छेद 32। आगे एक हम लोगों ने पढ़ा, भारत व के राज्य क्षेत्र। कितने के राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? चलिए देख लेते हैं। पहले थे 28 राज्य, 8 से केंद्र शासित प्रदेश। ठीक। 8 क्या मतलब 7 थे। ठीक। 7 थे, लेकिन सॉरी 29 राज्य, 7 केंद्र शासित। जम्मू कश्मीर क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया और 2 में टूटा, तो कितने हो गए? 28 और 9। लेकिन यहाँ पर दमन द्वीप और दादर नागर हवेली जो अलग अलग थे, इनको मर्ज कर दिया गया, तो बचे कितने? 8। अब कितने हैं? 28 और 8। तो 8 में 8 में सबसे ऊपर है लद्दाख, फिर है जम्मू एंड कश्मीर, फिर है चंडीगढ़, और फिर है दिल्ली। ये ऊपर है। ये ऊपर है। ठीक है। ये 4 ऊपर है, 4 नीचे है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ है, ये पुडुचेरी है 4 जगह पे, और एक यहाँ है, और एक ये हो गया। तो ये है अंडमान निकोबार, ये है पुडुचेरी, ये है लक्षद्वीप, ये है दादर नागर हवेली और दमन और दीव। तो 4 4 8 यूटी हो जाते हैं। तो आर्टिकल जो पहला भाग है वो इन्हीं के बारे में बात करता है। हम लोगों ने भाग 2 में पढ़ा, पार्ट 2 में पढ़ा। भाग 2 में सॉरी भाग 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? नागरिकता पढ़ी, यानी कि सिटीजनशिप पढ़ा। नागरिकता, हाँ, जो पहला भाग हम लोगों ने पढ़ा था उसमें अनुच्छेद कितने हैं? 1 से 4 तक। पहले भाग में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और दूसरे भाग में 5 से लेकर 11 तक है। दूसरे भाग में 5 से लेकर 11 तक है। ठीक।
पहले भाग में अनुच्छेद 1 से 4, दूसरे भाग में 5 से 11 तक है और इसका विषय नागरिकता है। नागरिकता हमने बताई थी कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, कितने प्रकार से नागरिकता जाती है। तो नागरिकता 5 प्रकार से मिलती है। भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है और 3 प्रकार से नागरिकता जा सकती है। 5 प्रकार कौन से हैं? एक है जन्म से, एक है वंशक्रम से, देशीकरण द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा या क्षेत्र अधिग्रहण द्वारा। एक तो आप भारत में आपका जन्म हुआ, भारत के नागरिक होंगे यदि आपके माता पिता भारतीय हैं तो। दूसरी चीज है, यदि आपके माता पिता भारतीय हैं और आपका जन्म बाहर हुआ है तो भी आप भारत के नागरिक होंगे। और तीसरी बात है, अगर बहुत समय से आप भारत में रह रहे हैं और आपका देशीकरण हो गया है तो भारत सरकार के पास ये अधिकार है कि एक निश्चित सीमा तक आप अगर भारत में रहते हैं तो आपको भारत का नागरिक घोषित कर देती है। वो तो वो भारत के नागरिक होते हैं। नौकरी करने जाए, मैंने बताया ना, कोई नौकरी करने गया, पति पत्नी नौकरी करने गया और 8 साल 10 साल रहा, वहां बच्चा पैदा हो गया तो वो भारत का नागरिक होगा। नहीं ना, आर्टिकल 9 कहता है यदि कोई भी भारत का नागरिक दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो तत्काल स्वतः उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाए। ठीक, क्योंकि भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। हाँ ठीक, अब बता रहे हैं क्या है। अगर सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दे दी जाती है तो सरकार स्पेशल प्रोविजन बना के नागरिकता दे सकती है। अगर भाई नौकरी कर ली, वो करे हम नहीं जाएंगे। अब यही मामला तो था जिसमें वो बवाल हुआ था, जो CAA था वो यही मामला था। एक प्रोविजन है, सरकार ने कहा है देशीकरण द्वारा नागरिकता दी जाएगी। तो ये है कि दूसरे देश से आए हुए वो नागरिक जो भारत में रह रहे हैं, एक समय सीमा पार कर ली है तो भारत का नागरिकता दे देगी। हाँ, अब इसमें क्या हुआ, सरकार ने कहा कि हम उन लोगों को भारत की नागरिकता देने जा रहे हैं जो सिख हैं, जो हाँ नॉन मुस्लिम हैं, जो जो है पारसी हैं, जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। ये और ये कौन से, ये 4 देशों में रह रहे हो, मतलब इन 3 देशों में रह रहे हो, अफगानिस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो और बांग्लादेश में रह रहे हो। ये कहने का मतलब अगर इस देश से आए हैं और इस कम्युनिटी से संबंधित हैं तो इन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। मामला क्या हुआ, मामला यह है कि सबको देने का प्रावधान होता है, लेकिन सरकार कहती है कि धर्म के आधार पर अगर किसी देश में कोई व्यक्ति जो है शोषित है और इस तरीके से भारत आया है तो भारत नागरिकता देगा। तो ध्यान रखिए, ये इस्लामिक कंट्री है, इसमें कोई इस्लाम का व्यक्ति सताया नहीं जाएगा धर्म के नाम पे। इसलिए धर्म के नाम पे तो यही सताए जाएंगे। ये कहते हैं हम आपके यहाँ आ गए हैं, हमें धार्मिक रूप से परेशान किया गया है, आप चाहो तो हमें नागरिकता दो, चाहो ना दो। तो सरकार ने कहा कि भैया हम आपको नागरिकता दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई मुस्लिम ये दावा करे कि हमें नागरिकता नहीं भारत की दी जा रही तो वो मुस्लिम के रूप में इन देशों में धर्म के रूप पे यहाँ पर शोषण उसका नहीं होगा। जैसे कोई कहे भारत का नागरिक कि हम हिंदू होने के नाते, अगर हिंदू बाहुल देश भारत है, हिंदू होने के नाते कि हम भारत में हमको धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसा संभव नहीं है। इस वजह से ये बवाल हुआ था। तो 5 प्रकार से नागरिकता मिलती है और 3 प्रकार से नागरिकता जाती है। एक तो स्वतः त्यागने से, दूसरा नागरिकता छीनी जाने से और तीसरा दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने से। ठीक, हाँ अच्छा, हाँ दूसरी चीज है जो नागरिकता नागरिकता का एक स्पेशल प्रोविजन भी है। यदि आप सेलिब्रिटी हैं, यदि आपने कोई अंतरराष्ट्रीय लेवल बड़ा बड़ा काम किया है तो आप दोहरी नागरिकता के हकदार होते हैं। क्योंकि है क्या, जब सेलिब्रिटी होते हैं, कोई मान ले किसी ने आविष्कार किया, जैसे हम किसी को नोबेल देते हैं, तो नोबेल देते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे देश का है। जैसे कल्पना चावला को हम कहते हैं हमारे देश की। या बहुत सारे बॉलीवुड में ऐसे एक्टर्स हैं जिनको दूसरे देश की नागरिकता भी मिली हुई है। स्पेशल
नहीं, वो उनकी उपलब्धि से, उनका वो उपलब्धि नहीं नहीं नहीं, जैसे क्या है उपलब्धि, एग्जाम्पल। हाँ मैं बता रहा हूँ क्या, जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ख्याति प्राप्त करना, वैसे किसी को नोबेल दिया जाता है तो आम आदमी को नोबेल नहीं दिया जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अंतर्राष्ट्रीय, मैं संपल जो सिंपली आम नागरिक के लिए ये प्रावधान नहीं है, क्योंकि आम नागरिक के लिए आर्टिकल 9 कहता है यदि कोई भारत का नागरिक दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी स्वतः भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये सिंपल के लिए नहीं है। लेकिन इसी में कहा गया है कि ख्याति प्राप्त, जिसने नागरिकता, ऐसा व्यक्ति जिसने ख्याति प्राप्त किया हो और उसको दो देशों की नागरिकता लेनी पड़ती तो भारत इसके लिए सहमत होगा। बात समझ रहे हैं? हालांकि ये भारत की चालाकी है या हर देश की चालाकी है। भाग 3 12 से 35 क्या है? फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हम लोगों ने बात की है, मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहला बताइए। वेरी गुड, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा क्या है? ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 से 18 तक, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। कितने अनुच्छेद से कितने तक है? कितने आर्टिकल से? 19 से 22 तक है। तीसरा देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से मतलब है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के सॉरी विरुद्ध अधिकार, ये कितने में है? 23 में है और 24 में। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लेकर 28 तक। इसके बाद है पांचवा, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। ये किस आर्टिकल में है? ये है 29 और 30 में। ठीक, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है आर्टिकल 31। ये चूंकि है नहीं, पहले था, हाँ पहले था, ये है नहीं, ये था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, चलो देखो, शुक्ला जी गुड मॉर्निंग। संपत्ति का अधिकार, ये अधिकार हटा दिया गया मौलिक, और इसको हटाने का कारण क्या है? हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे तो अभी एक बात हमने पढ़ी थी, यदि हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों का अगर वायलेशन होता है तो हम डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देगा। यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने वाली संस्था को या राज्य को दंडित करता है। तो इसका मतलब हमारे मौलिक अधिकार कहाँ है? अनिवार्य है, हमसे हमारे मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारी जमीन, हमारा मकान, हमारी मौलिक अधिकार है, तो अगर सरकार को रोड बनानी है, सरकार को हॉस्पिटल बनाना है, सरकार को टाउनशिप डेवलप करना है, तो हमारी खेती सरकार नहीं ले सकती, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है। हाँ, अब क्या है? तो अगर सरकार ने कहा अगर ये फंडामेंटल राइट रहेगा तो फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन होगा, अगर उसकी जमीन छीनी जाती है तो फिर वो क्या करेगा? वो सर्वोच्च न्यायालय चला जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो नहीं सकता।
तो ऐसी स्थिति में इनके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाए, और ये हटाया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। ध्यान रखिएगा, दो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं जो बहुत फेमस है। पहला है 42वां और दूसरा 44वां। 2 साल पहले 42वां होता है यानी 76 में, और उसके 2 साल बाद 78 में ये हो जाता है। अब ये जो है 44वां संविधान संशोधन, इससे मौलिक अधिकार यहां से हटाया जाता है और लाया कहां पे जाता है, कहां जोड़ा जाता है, आर्टिकल 300A में। अब ये क्या है, विधिक अधिकार, यानी कि आपकी जमीन आपकी है, ये सिर्फ लीगल राइट है। सरकार आपसे आपकी प्रॉपर्टी, आपका मकान कभी भी ले सकती है, बशर्ते कंपनसेशन देगी इसके बदले। ठीक, तो ये हटा दिया गया है, इसलिए ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसको होना चाहिए था 6, तो 6 अब हट गया, तो ये 6 अब नहीं रहेगा। तो 6 अब कौन सा हो जाएगा, 6 अब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों में यह है कि क्या शुक्ला जी है, अगर आप चाहते हो तो लिख ले। तब टाइम से आएंगे, आप भले ना आए। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग, क्लास में नहीं है? अच्छा, नीचे आ गए हो, बबलू जाइए नीचे, देख लो। हाँ भैया जाओ खोल दो, तो वो नीचे खड़ी है। हाँ हाँ, एक बार बाहर से बता दो भेज रहे हैं। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ये जो है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होती है तो ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा होगी ये भी हमारे मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी संस्था कौन है, कौन हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक, क्या हुआ, बंद कर दो शुक्ला जी, शुक्ला जी बंद कर दो। हाँ आज बता देंगे। अच्छा, बंद ही रखने दो, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे छोड़ दो, नीचे से बंद करो, नीचे से शुक्ला जी, नीचे से। अब गया है क्या बबलू, जाओ दौड़ के बाहर फिर खुल गया शुक्ला जी, बंद नीचे से बंद होगा भैया। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा दो तरीके से होती है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए या तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय चले जाएं, या हम हाईकोर्ट चले जाएं। हाईकोर्ट जाएंगे आर्टिकल 226 में, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 32 में। ये दोनों हमारे इन अधिकारों को सुनते हुए रिट जारी करते हैं। ठीक, यानी कि संवैधानिक उपचारों में इनको अधिकार है सुरक्षा करने का। ठीक, अब जो नहीं पूछे जाते वो ये है कि 12 मैंने बताया, 13, 35, 34 और 35। तो 12 में है राज्य की परिभाषा, स्टेट क्या होगा, स्टेट डिफाइन किया गया है। ठीक, 13 में बताया गया कि संसद कोई ऐसी कानून नहीं बनाएगी, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो हमारे इस भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों को कम करता हो।
यदि ऐसा कोई विधि स्टेट बनाती है, संसद बनाती है, तो विधि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तीसरी बात कही गई इसमें कि जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, डिफेंस फोर्सेस होंगे, उनको कुछ मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त होंगे, जैसे संगठन बनाने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, ये नहीं प्राप्त होंगे। 34 में है, यदि कहीं किसी क्षेत्र में भारत में मार्शल लॉ लागू है तो हमारे यानी कि कॉमन मैन के भी मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। अगर इसमें है संसद कोई भी भाग में परिवर्तन करती है तो संसद का ये अधिकार होगा, राइट। अब जरा ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है कि ये कह दिया गया कि किसी भी कुछ हालातों में मौलिक अधिकारों को क्या किया जाता है, लिमिटेड कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में ये बताया गया कि अगर 352 लागू होता है, 352 है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में हमेशा 19 क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19 हमेशा क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन और मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति को पावर है, राष्ट्रपति को पावर है कि और मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकता है, लेकिन किसी भी दशा में अनुच्छेद 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। काफी देर से खड़ी हूं क्या? अच्छा अच्छा, ठीक। तो ये है आपका फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट से जो सवाल आज पूछे गए वो क्या है? अरे वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अपराध के लिए दोष सिद्ध का अधिकार। हाँ, अपराध के लिए दोष सिद्ध का, और 21 में है जीवन जीने की स्वतंत्रता। ठीक है, बढ़े आगे। अब आपसे हम जो सवाल पूछे गए हैं, कॉमन सवाल आते हैं, उसमें यह है कि संविधान, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए, यूएसए से लिए गए। दूसरा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग, भाग 3 में। मौलिक अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? हाँ, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? संपत्ति का, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया। अब ये कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। ठीक, आर्टिकल 300A में रखा गया, राइट। तो कहने को, और दूसरा सवाल ये पूछा जाता है, सबसे ज्यादा शिक्षा का अधिकार पूछा गया, राइट। शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? यानी कि 86 में, शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया। क्या था ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये उनका फंडामेंटल राइट होगा। अब एक चीज और जानिए, फंडामेंटल राइट का मतलब होता है अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब है अगर भारत में कोई भी बच्चा है जो 6 से 14 साल का है और वो पढ़ नहीं रहा है तो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। स्टेट जिम्मेदार, जेल जाएगा कौन? जिलाधिकारी जाएगा। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है और कोई भी आम आदमी अगर रिट कर दे तो प्रशासन में अधिकारी जो उतर रहे अधिकारी उसको जेल जाना पड़े। अब क्या करते हैं, इनके पास चालाकी क्या है, इसको लागू करने के लिए इन्होंने क्या किया, राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित कर दिया। आरटीई एक्ट पारित किया, ये आपने पढ़ा होगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित किया 2009 में। ये हुआ 2002 में, ये बहुत पूछा जाता है। 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, बाद में राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित किया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या हुआ, ये कहा गया कि अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना इनकी जो है कंपल्सन है गवर्नमेंट का, या इनका फंडामेंटल राइट होगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इस एक्ट में कर दिया कि हर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएंगे और टीचर रखे जाएंगे। खैर ये व्यवस्था सरकार ने कर दी है, लेकिन एक चीज और की, प्राइवेट स्कूलों में जो है 25% का फिक्स कर दिया कि 25% गरीब बच्चे पढ़ेंगे जिनका जो है फीस सरकार वहन करेगी। तो ये जिम्मेदारी सीएमएस से लेके और छोटे से लेके बड़े सब स्कूलों में है, बशर्ते बच्चों की आयु इस एज में होनी चाहिए, लेकिन ये लागू धरातल पर नहीं होता है।
गुड मॉर्निंग। आप लोग बताइए, कुछ समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले भाई जवाब दें। हाँ दिया, हाँ ठीक है, ये जवाब सही लगा। चलिए अगला जो है क्वेश्चन पूछा जाता है वो है भाग 4। ये बहुत आता है। भाग 4 है डीपीएस। राज्य के नीति निदेशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये भाग 4 में है। अभी हम लोग भाग 3 पढ़े और भाग 3 का हिस्सा था 35 तक, 12 से 35। तो जाहिर सी बात है इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक होंगे? अनुच्छेद है 36 से 51 तक। 36 से 51 तक, यानी कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। सबसे ज्यादा जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड। ठीक, समवर्ती सूची। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सप्रू समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में इन्हें शामिल किया गया। सप्रू समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया। हाँ, तेज बहादुर सप्रू। सप्रू समिति के सुझाव पर राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया। अब ये वाली लाइट बंद कर दी। हाँ, अरे संविधान बन रहा था तब, संविधान बनने के टाइम। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें और इसमें दोनों चीजों में आप डिफरेंस समझ लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि डीपीएसपी क्या है और फंडामेंटल राइट क्या है। यहां पर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और यहां पर है फंडामेंटल राइट। कॉमन चीजें समझ लीजिए जो आप हमेशा आपको याद रहेगी। तो भाग ये है 4 का हिस्सा, ये भाग 4 का हिस्सा है और ये भाग 3 का हिस्सा है। ठीक, इनका आर्टिकल क्या है? 36 से 51 तक है। इनका आर्टिकल क्या है? 12 से 35 तक। अब जरा ध्यान दीजिए, ये अनिवार्य है, इन्हें लागू किया जाना क्या है? ये अनिवार्य है, इनका वायलेशन नहीं हो सकता, इन्हें किसी से छीना नहीं। इसमें जो प्रोविजन है वो अनिवार्य है, यानी कि इनको लागू किया जाना है। ये क्या है? अनिवार्य नहीं है। अब समझिए है क्या, यही बात अगर आप समझ गए तो समझ गए। इसमें अभी जो हमने पढ़ा 12 से लेकर 35 तक जो भी आर्टिकल है उसमें कहा गया कि किसी के व्यक्ति, अगर इसमें जो आर्टिकल हैं प्रोविजन, उन्हें सरकार को लागू करना ही पड़ेगा। अगर नहीं लागू होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए लागू करवाएगा, जिम्मेदार है, राइट। लेकिन यहां क्या है, इसमें जो प्रोविजन दिए गए हैं, ये प्रोविजन इसलिए दिए गए हैं कि भारत सरकार के दायित्व क्या होंगे। कहने का मतलब सरकार की जो प्रायोरिटी क्या होगी? सरकार की प्रायोरिटी होगी गरीबों, कमजोर वर्गों के लिए, जिन असहाय वर्गों के लिए सरकार क्या करेगी? इसमें प्रोविजन रखेगी कि जो सरकार की प्राथमिकता में काम होंगे वो सब इसमें रखे जाएंगे। तो इसमें कहा गया, ये जैसे एक लाइन समझ लिए, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है उसका मतलब है राज्य ऐसा करने का प्रयास करेगी। अगर राज्य ऐसा प्रयास नहीं कर पाती है तो आर्टिकल 37 में लिखा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के लागू न होने पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकता। कहने का मतलब है, लेकिन यह भी नहीं है कि अगर इनको राज्य में चैलेंज नहीं किया जाता है तो सरकार इन्हें लागू नहीं करेगी, लागू करेगी, क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी है ये। सरकार की प्रायोरिटी क्यों? सरकार की प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वेलफेयर स्टेट। राज्य का जो मुख्य मोटिव है
वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना तब हो पाएगी जब हम, अगर कोई किसी के पास जो गरीब है उसको भोजन नहीं है, या एक तरीके से ये कह सकते हैं समाजवादी समाज की स्थापना कर। समाजवादी समाज क्या है, ये अगर समझ जाएंगे तो आप समझ, समाजवादी समाज क्या होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा अगर, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि प्राकृतिक संसाधनों में सबका समान रूप से हिस्सा होना चाहिए, यानी कि सबको समान रूप से अवसर मिलने चाहिए। तो राज्य क्या कह रहा है कि सबको समान अवसर दिए जाएं विकास करने के लिए। तो विकास करने के लिए सबको समान अवसर दिए जाएं, तो इसके लिए क्या होगा, किसी को पेंशन दी जाएगी, अगर उसके पास खाने को नहीं है, बुजुर्ग है, असहाय है, तो वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। तो कहने का मतलब है कि सरकार, जैसे आपने देखा अभी आर्टिकल 21 जो है ए वाला ले लीजिए, ये जोड़ा क्यों गया, क्योंकि डीपीएसपी में था, डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना राज्य का दायित्व होगा। ठीक, तो ये तो बहुत पहले से है इसमें। तो राज्य इस दायित्व को पूरा करने के लिए, पहले समझिए तब समझ जाएंगे, देखिए मत, राज्य इस दायित्व को पूरा करने के लिए क्या कर रही है, प्रयत्न कर रही है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सरकार इसको लागू करेगी, जब लागू कर पाएगी तब लागू करेगी। तो इसको लागू करते करते सरकार को क्या हो गया, 2002 में लागू कर पाई। इसको लागू करने के लिए सरकार ने 2002 में क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और आर्टिकल 21 ए जोड़ दिया। दूसरा एग्जाम्पल है, अभी पढ़ेंगे आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 है कि इसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित करेगा, क्योंकि गांधी जी का मानना था जो गांव हमारे हों वो आत्मनिर्भर गांव बने, और जो हिस्सेदारी हो, प्रशासन में हिस्सेदारी हो, वो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक होनी चाहिए। तो इसके लिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई कि ग्राम पंचायत की स्थापना, सरकार ने कहा ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आजादी के बाद सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए, तमाम कमेटी बनाई कि सुझाव दिया दे, कमेटियों से सुझाव मांगे कि पंचायत व्यवस्था को कैसे स्थापित किया जाए। तो पहले बनाई अशोक मेहता की कमेटी, फिर बलवंत राय मेहता की कमेटी बनाई। बलवंत राय मेहता की कमेटी ने सुझाव दिया कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए त्रिस्तरीय, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए क्या किया गया, 1959 में पंचायती व्यवस्था बलवंत राय मेहता कमेटी को मानकर भारत सरकार ने इसे पंचायती व्यवस्था लागू कर दी 2 अक्टूबर को। ठीक, अब जब 2 अक्टूबर को पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी तो अभी इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया। संवैधानिक दर्जा मिलने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया जाता है, और कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती, 11वीं, और 74वां संविधान संशोधन होता है तो 12वीं अनुसूची, और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू हो जाती। कहने का मतलब सरकार इसमें दिए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगी। यदि सरकार इन प्रावधानों को लागू नहीं कर पाती है तो इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का मामला है तो मौलिक अधिकारों के मामला में हम तुरंत न्यायालय जा सकते हैं। नींद आ रही क्या? हाँ हाँ, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, जैसे 2002 के पहले 2002 के पहले कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल की है, अगर वो शिक्षा नहीं पा रहा है तो ये फिर हम न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन ठीक, लेकिन 2002 में ये क्या किया गया, ये इधर ले आया गया, ये फंडामेंटल राइट में आ गया, ये फंडामेंटल राइट में आया आर्टिकल 21 ए में। ठीक, अब क्या है, अब इसको लागू किया जाना कंपलसरी है। अगर कोई बच्चा भारत का है और 6 से 14 वर्ष का है और वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहा है तो आर्टिकल 32 के माध्यम से हम सीधे कहां चले जाएंगे उसके फंडामेंटल वायलेशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट दंडित करेगा यदि इनको शिक्षा नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट बन गया।
बात समझ में क्लियर हुई? तो कहने का मतलब यह है कि जो इसमें दिए गए प्रोविजंस है, जो 36 से 51 में दिए गए, अभी बहुत सारे प्रोविजन हम डिस्कस करेंगे, उनको राज्य करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिए, जो विवाद का विषय चल रहा है, सरकार ने कहा कि हम अनुच्छेद 44 लागू करने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या है? समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? इसको सुना तो होगा। वही समान नागरिक, सिविल का मतलब नागरिक, समान नागरिक संहिता है, कॉमन सिविल कोड है। कॉमन सिविल कोड का मतलब है कि भारत का अगर कोई नागरिक, भारतीय समाज है, तो उसको जो सामाजिक नियम हो वो एक जैसे होने चाहिए। अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया, इसलिए सरकार क्या चाहती है? कांग्रेस इस पे काम नहीं करी, इतने साल हो गए कांग्रेस ने इसने काम नहीं किया। भाजपा क्या कर रही है? भाजपा इसको भुनाने का प्रयास कर रही है, हमेशा इसका एजेंडा रहा भाजपा का। काम कारण क्या है? जब भारत आजाद हुआ तो सामाजिक नियम बनाए गए, यानी कि जो हमारी फैमिली लॉ है, अब उसमें आपने देखा कि एक एक्ट बनाया गया है, हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार कोई भी एक व्यक्ति एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं रख सकता, ये हिंदू विवाह अधिनियम का प्रावधान है। लेकिन हिंदू को छोड़ के जो सामाजिक नियम कानून है, जैसे जो अदर हमारे यहाँ कम्युनिटी है, उनके विवाह के कानून उनके रिलीजियस कानून के अनुसार लागू होते हैं। उनके यहाँ है कि हमने शादी करी, बच्चे पैदा हुए, फिर हमने तलाक कर दिया, फिर दूसरी शादी करी, फिर बच्चे पैदा हुए, ये तो एक से अधिक शादी करने की प्रोविजन भी उनके यहाँ। तो इसका मतलब क्या है? ये क्यों विवाद का मुद्दा बन रहा है? ज्यादा शादी होगी तो ज्यादा बच्चे होंगे, जनसंख्या किसकी बढ़ेगी? जनसंख्या बढ़ेगी उस कम्युनिटी की, और वो वोटर किसका है? वो कांग्रेस का है। मैं एक कॉमन बात बता रहा हूं, और अगर हम ये कानून लागू कर दें तो इनकी जनसंख्या को हम सीमित कर सकते हैं, इसलिए बीजेपी चाहती है कि हम इसको लागू करें, और इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट चाहती है कि इसको छेड़ा ना जाए। आप समझ रहे? तो ये लागू करने का प्रयास सरकार ने क्या, ये तो हमारे डीपीएसपी में है, इसको लागू करने का प्रयास का मतलब है सरकार को इसको लागू करना चाहिए। तो लेकिन आजादी के बहुत दिन हो गए, अभी तक नहीं लागू हो पाया। ठीक, तो कहने का मतलब अगर कोई प्रावधान संविधान में ऐसा है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है और राज्य उसे लागू नहीं कर पा रही, तो हम आर्टिकल 37 में कहा गया है कि हम उसे न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। बस इतना समझ लीजिए। लेकिन जब कहीं आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत के संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य का की भावना किस भाग में है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा डीपीएसपी, यानी कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कहां दिया गया है? ध्यान रखना, वो प्रस्तावना नहीं है। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? जैसे अभी आपको बताएं, जैसे ये बताया गया है आर्टिकल 39A में, निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाना राज्य का दायित्व होगा। तो आप जानते हैं कि अगर आपके पास ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सरकारी जो है वकील करने की, वो प्राइवेट वकील करने की अगर पैसा नहीं है, तो सरकार क्या करती है? जो है लीगल एडवाइजर प्रोवाइड कराती। इसमें आगे कहा गया है कि जो समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, ये भी इसी में प्रोविजन है। प्रशासन में या जो कामगार हैं उनको हिस्सेदारी दी जाए। तो हर तरीके से इसमें व्यवस्था की गई। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें यह भी है कि सरकार जो है, इसका मतलब एक बड़ा दायरा आप कह सकते हैं। यही हमारे संविधान की जो है बड़ी बात को दिखाता है। आर्टिकल 51 में क्या है? राज्य, राज्य से मतलब यहां भारत सरकार, राज्य ऐसे विधि बनाने का प्रयास करेगा, ऐसी विधि बनाएगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सद्भावना स्थापित हो। कहने का मतलब भारतीय संविधान सिर्फ ये नहीं करता कि हमारे यहां शांति रहे। भारत सरकार कह रही है हमारा संविधान वो भी कानून बनाएगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द बने। यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर काम करता है। तो जो आर्टिकल अब क्वेश्चन है वो लिख लीजिए आप। क्वेश्चन कि मैंने बताया कि ये क्या है? डीपीएसपी है, और डीपीएसपी का भाग कौन सा है? 4 है, भाग 4 है। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक है। ठीक,
एक आर्टिकल चाहो तो एक दो लिख लो। 37 में कहा गया है कि इन्हें लागू न होने पर हम न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ बोलो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये तो आपका एब्रिविएशन का भी पार्ट हो सकता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, 36 में क्या है? 36 में राज्य की परिभाषा है। जैसे वहां 12 में राज्य की परिभाषा थी, वैसे यहाँ 36 में राज्य की परिभाषा। 37 में कहा गया है कि इनके प्रावधानों के लागू न होने की दशा में हम क्या न्यायालय नहीं जा सकते, राइट। अब जरा ध्यान दीजिए, 40 बहुत पूछा जाता है, 40 तो बहुत ही पूछा जाता है। ग्राम पंचायतों का गठन, यानी कि राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। ग्राम पंचायतों का गठन, शुक्ला जी ये बहुत पूछा जाता है, और अभी हम क्लास खत्म होने के बाद भी पूछेंगे। ये शुक्ला जी हमें लगता है इसलिए लेट आते हैं कि शुरुआत में हम लोग पूछना स्टार्ट करते हैं ना कि कल क्या पढ़ा है। ठीक, आर्टिकल 44 भी लिख लीजिए, 44 और 45 जरूर लिखिए। अब जरा समझिएगा, 45 तो हट जाना चाहिए, क्योंकि 6 से 14 वर्ष की व्यवस्था कहा गया था। 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान सरकार करेगी, कर दिया, तो इसे हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन अब क्या है, ध्यान रखिएगा, अब है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, यानी कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, मंगा दे, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों ये नहीं, ये किसी आर्टिकल में नहीं है। ठीक, देखिए 6 वर्ष से कम आयु, अभी क्या है, यहां से 6 से 14 वर्ष हटा दिया गया है। अब क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार प्रयत्न, शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार प्रयत्न करेगी। ठीक, 44 वो है समान नागरिक संहिता। 44 तो आपको रटा होना चाहिए, इतना ज्यादा विवादित है, रटा होना चाहिए, कॉमन सिविल कोड। राज्य, राज्य का मतलब भारत, हाँ, देश में समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो इससे बनने वाले क्वेश्चन है, बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संविधान से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू न होने पर हम न्यायालय में उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा 36 बताया क्या? 36 में राज्य की परिभाषा है, 37 में है कि हम उन्हें न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है? 40 ग्राम पंचायतों का गठन, बात समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 44 में है सिविल संहिता, 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी। ठीक है, किस कमेटी के सुझाव पर भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे? सप्रू कमेटी की, राइट। अब है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये अगला है टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट और खूब पूछा। तो ध्यान दीजिए, अगर हमने देखा 36 से 51 तक है, तो अगला जो भाग है 5 यहां स्टार्ट होना चाहिए था, और वो होता 51 से स्टार्ट होता। यही तो था, यही होता है काम जब संविधान बना। लेकिन हमने बताया कि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है, तो हम कुछ अगर जोड़ेंगे तो हम यहां जोड़ सकते हैं। तो यहां जब जोड़ेंगे तो हम उसको क्या लिख देंगे, भाग 4A लिखेंगे,
और आर्टिकल तो हमारे पास बचे नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 51A कर सकते हैं। इतना तो हम बीच में जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते। और यही है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ध्यान दीजिए, इसका मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज मूल रूप से हमारे संविधान में नहीं थी, हम बाद में जोड़े। ठीक, तो इसका मतलब है क्या शुक्ला जी, ध्यान दीजिए पहले समझिए, आर्टिकल 36 से 51 तक यहां है। ठीक, अब 52 से स्टार्ट हो जाता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव यानी केंद्रीय कार्यपालिका, अरे सॉरी, हाँ डीपीएसपी। 36 से 51 तक डीपीएसपी है, यानी कि 52 से दूसरा भाग स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमको अगर कुछ जोड़ना है शुक्ला जी, ध्यान दीजिए, अगर तो हम प्लस कहां पे करेंगे, यही तो करेंगे, और यहां पर करेंगे, तो हम यहां करने का मतलब है यहां हम कुछ अलग चीजें जोड़ सकते हैं, तो हम इसको करेंगे। इसमें भाग भी तो है, ये भाग है 4, तो यहां पर भाग रखेंगे 4A, और यहाँ आर्टिकल कोई है ही नहीं क्योंकि 51 से खत्म हो रहा है, 52 से स्टार्ट हो रहा है, तो 51A। ध्यान दीजिए, अगला है मौलिक कर्तव्य, यानी कि मौलिक, अगला टॉपिक है आपका मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य जो है, ध्यान दीजिएगा, ये इसका भाग कौन सा है, 4A है, अनुच्छेद कौन सा है, 51A है। ठीक, तो इसका मतलब है बाद में जोड़ा गया। तो अब आइए इसके बारे में जानते हैं, कब जोड़ा गया, क्या है ये ड्यूटी। मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया। सोवियत संघ से। ये दिख तो रहा है कि पहले नहीं था, इसका मतलब है ये लाया कब गया, 42वें संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976, यानी कि फंडामेंटल राइट कब लाया गया, 42वें संविधान संशोधन में, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में लाया गया। कहां से लाया गया, सोवियत संघ। अब क्या रहता है, सोवियत संघ के अलावा अगर सोवियत संघ नहीं है तो रूस रहता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले से सोवियत यूनियन था, ये यूएसएसआर था, यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या होता है, फुल फॉर्म बताइए शुक्ला जी। यूएसएसआर सोवियत संघ को, हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। ठीक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। ये जो आज लड़ाई देख रहे हो कि रूस और उसकी हो रही है, अरे नहीं भाई, कहाँ रहते हो, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन का। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन अगर देखेंगे तो भारत ये रसिया से टूटकर ये सब देश अलग हुए हैं। ये जो सोवियत संघ है, इसको आप मान लीजिए ये क्या है, ये है ज्वाइंट फैमिली, और ज्वाइंट फैमिली से कुछ लोग बाहर निकल गए। हाँ, ये यही लड़ेंगे। एक्चुअली क्या है, दुनिया में आपने अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक कॉमन सवाल आता है, दुनिया में जो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्थाएं हैं वो 2 प्रकार की, मतलब 2 प्रकार की मेन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी हमारे जैसे देश में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे यहाँ दोनों चीजें हैं, कैपिटलिस्ट भी इकोनॉमी है और सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है, और मिक्स्ड इकोनॉमी भी है हमारे यहाँ। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका जो है नेता है यूएसए, और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो है सोवियत संघ। अब इन दोनों देशों में इसी बात की लड़ाई होगी। अब इस बात की लड़ाई इतनी हुई कि 40 साल तक पूरी दुनिया युद्ध के जो है दरवाजे खड़ी,
युद्ध नहीं हुआ, यही कहलाता है शीत युद्ध। 1950 के बाद 1990 तक ये कंडीशन बनी रही कि कब दुनिया लड़ जाएगी, यानी कि युद्ध हॉट नहीं हो पाया कभी, हमेशा क्या रहा, कोल्ड रहा, इसी से कोल्ड वार कहा जाता। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका इनको घेरता था, ये इनको घेरते थे, यही होता था खाली, क्योंकि ये भी बहुत पावरफुल, टेक्नोलॉजी के मामले में ये बहुत पावरफुल, और रिसोर्सेज के मामले में पावरफुल, एरिया के मामले में पावरफुल। ठीक, अब क्या हुआ, 1990 में इनसे टूट गए कुछ देश, और इनकी वाली पोलैंड है, ये जो इधर वाले देश है वो सब चले गए। इन्होंने क्या किया, जब ये इधर आ गए, ये इनको घेरने के लिए, जो यूरोप है इसका बॉर्डर लगा हुआ है यूरोप से, ये आधा देश यूरोप में है, आधा जो है एशिया में। दो देश दुनिया में ऐसे हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में है। कौन कौन से हैं? तुर्की और रूस। तुर्की और रूस दो ऐसे देश हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में आते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अमेरिका यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे जो है, यहाँ पर मिसाइल तैनात कर देता था। ठीक है, इसने क्या किया, अमेरिका के नीचे यहाँ पर छोटा सा देश क्यूबा, क्यूबा इसकी अर्थव्यवस्था तो मानता है, यहाँ पर मिसाइल, तो आपने सुना होगा क्यूबा मिसाइल संकट, यही था। तो ये पूरा एरा चला है बहुत लंबा समय, और बाद में जब एक तरफ से ये कमजोर हो गया तो अमेरिका शांत हो गया, क्योंकि अमेरिका अकेले बचा पूरी दुनिया में। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हम आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4A में, सॉरी 4 दोनों जगह 4A में। ठीक, आर्टिकल क्या है, 51A। कब लिया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो है सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है किस कमेटी के सुझाव पे लाए गए, तो ये कमेटी है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में लागू किए गए। ऑनलाइन वाले कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछते, सबको समझ में आ रहा है भाई? कभी कभी आप रिस्पांस दे की दिया करिए, जिससे लगे कि हाँ चंद्र प्रकाश जी बताइए। अच्छा लिख दिया, आ रहा समझ। जयंत पांडे, वेरी गुड। ठीक, बात समझ में आ रही? अब जरा ध्यान दीजिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए, सोवियत संघ से लिए गए, सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। कब शामिल किए गए, 42वें संविधान में संशोधन में शामिल किए। जब शामिल किए गए थे तो संख्या इनकी 10 थी, जब ये लाए गए थे तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी, 10 थी। लेकिन अब एक और जोड़ दिया, अब जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन में 2002 में। अभी हमने 86वें संविधान संशोधन की बात की है, फिर भी आपने ये पढ़ा होगा। क्या हो जाता है? अरे अभी बता दे रहे हैं तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा कि 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल 21 से ए से भी जुड़ा हुआ है। 86वां संविधान संशोधन क्या है, वो 21A में, 21A क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देता है, शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। ध्यान दीजिएगा, ये किसको अधिकार दिया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो ये अधिकार है ना। 51A में जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा
कि वो इन्हें अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय भेजें। माँ बाप और अभिभावक की जिम्मेदारी है, क्योंकि कर्तव्य जिम्मेदारी होती है और अधिकार किसको है? बच्चों को है। तो इसका मतलब हम भी रिस्पांसिबल है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को क्या करें? पढ़ाएं। ये मौलिक कर्तव्य है 11वां है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी भी है। हाँ बोलो। दोनों एक ही चीज ही है, ये एक चीज है। जैसे अलग अलग रख दी गई तो वहां पे भी हम कहेंगे ये क्या जो है 86वें संविधान संशोधन में लाया गया, और जब यहां भी कुछ उसी चीज के लिए बदलाव किया गया तो ये भी तो हम यहां भी तो कहेंगे कि 86वें संविधान संशोधन में लाया गया। ये माँ बाप का दायित्व है, क्योंकि हम अभी पढ़ क्या रहे हैं? ड्यूटी पढ़ रहे हैं, कर्तव्य पढ़ रहे हैं, हम राइट नहीं पढ़ रहे हैं। जब राइट है तो किसका है? बच्चों का है, 6 से 14 वर्ष के। लेकिन यहां क्या हम पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ रहे हैं। तो ड्यूटी तो माँ बाप की है कि उन्हें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यही अधिकार दिलवाने की ड्यूटी है। ठीक, तो आज संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी? 11। ठीक, अब समझिए कि यहां ये एरिया है इतना कि सवाल खूब पूछे जाते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग का हिस्सा है? 4A है, ध्यान रखना। आर्टिकल कौन सा है? 51A है। ठीक, किस जो है समिति के सुझाव पर मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में लाए गए? सरदार स्वर्ण सिंह। कहां से लाए गए? किस देश से लाए गए? सोवियत संघ से लाए गए। अगर रूस भी नाम होगा तो रूस होगा, दोनों नाम एक साथ नहीं होंगे। ठीक, जब लाए गए थे तो कितने थे? अब कितने हैं? 11 है। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह का नाम याद रखना है, आपको याद रखना है आर्टिकल 51A, आपको याद रखना है भाग 4A, और आपको याद रखना है ठीक 86वां संविधान संशोधन में 11। देखिए, 2 संविधान संशोधन यहां से जुड़े हुए हैं। एक तो 42वां जुड़ा हुआ है, 42वां में पूरा ड्यूटी लाई गई, फंडामेंटल ड्यूटी। और 86वें में क्या किया गया? 86वें में 11वां इनकी जो 10 ड्यूटी थी उसमें 11वीं ड्यूटी भी जोड़ी गई। किसमें? 86वें। तो कहने का मतलब है जो फंडामेंटल ड्यूटी है उससे कितने जो है अमेंडमेंट जुड़े हुए हैं? 2 अमेंडमेंट जुड़े। एक तो पहला अमेंडमेंट जिसके द्वारा ये लाए गए, ये है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 1976 में लाया गया। लेकिन इसी में एक नया जोड़ा गया, वो 86वें संविधान से। ठीक, चलिए चलिए दूसरे टॉपिक पे आते हैं। पहले अब कुछ लिखने वाला कर लिया जाए, क्योंकि लिखा नहीं जा रहा है। शुक्ला जी कुछ याद किए हो? हाँ, क्या याद किए हो बताओ? नहीं, इधर आपको याद करने को दिया गया, याद कर दिया। ये तो आयोग के साथ भी होगा, वहां भी आपको बताना पड़ेगा। एक सवाल गलत हो जाता है। हाँ, वहाँ चैलेंज, वहाँ तो आपको जो है बाकायदा पैसा देके सुधराना। अब तो सर अब एक क्वेश्चन में 1000 रुपये लेते हैं। अगर आपने चैलेंज किया 1000 रुपये बना हुआ। ये डिस्कशन हम मतलब जो है उसको ऑफलाइन डिस्कशन करेंगे। ठीक, कर लेंगे, कल कर लेंगे। कल पेपर देने के बाद, क्लास होने के बाद तुरंत डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं नहीं। हमें लगता है बहुत ज्यादा होंगे, 30-40 क्वेश्चन है खाली डिस्कस करने वाले। हाँ हाँ, मान लीजिए इनका सही हुआ, मेरा गलत हुआ, मैं करूंगा शुरुआत से ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए एब्रीविएशन जो बचे हैं उनको लिखिए पहले। अच्छा, तो पढ़ना तो आपको है, रटना। हाँ, बुक लिखवा दे। ठीक। अरे हो तो बहुत कुछ गया है, लेकिन याद तो नहीं कर रहे हो। 300-400 बुक नहीं हुई अभी। अभी 300-400 की। हाँ, अभी बुक नहीं हुई ज्यादा। चलिए पूछते भी जाएंगे और लिखवाते भी जाएंगे। अच्छा, इसमें ये बता रहे थे कि लिख दिया करें, अब इसमें छोटी सी चीजें क्या लिखें इसमें। एक एक किताब लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आप लोग सुनिए, जो लोग ऑनलाइन है उसको लिखते जाइए। हाँ, उसको लिखते जाइए, हम स्पीड कम रखेंगे। हाँ, मुद्रा राक्षस नाम पहले बताइए, पहले बताते रहिए। हाँ, विशाख दत्त, वेरी गुड। अगर आपके पास नहीं लिखी तो आप लिख लीजिए, विशाख दत्त। हम्म। राज तरंगिणी कल्हड़। जिन लोगों ने नहीं लिखी ऑनलाइन है वो लोग भी लिख ले। तरंगिणी भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक है, 12वीं सदी में लिखी गई। कश्मीर का इतिहास है, ये भी पूछ लिया जाता है। राज तरंगिणी में कहाँ का इतिहास लिखा गया है? हाँ, कल्हड़। तब तक एक बात शुक्ला जी बताएं। इसमें से कौन सा सही कौन सा गलत है, शुक्ला जी बताएंगे। हाँ, हट गए। आप सब लोग बता सकते हैं। हट सही है। असद संशोधन में यही सब आता है। सही है। तो सही है। दिव्या बताओ। ये थर्ड पे कायम है। आप बताओ। ये सब सही है, कोई गलत नहीं। ठीक। नहीं, ऑप्शन नहीं दिया इसलिए बताया है क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसमें एक नियम लागू होता है। हिंदी का नियम है, जब भी कभी आपकी अशुद्ध संशोधन इससे जरूर एक आती है। तो नियम ये है कि आपके दिमाग में बात आ रही होगी, इसी बिंदी के लिए यहाँ पे माँ लग जा रहा है, इसी बिंदी के लिए यहाँ पे ना लग जा रहा है। समझ रहे ना? तो इसमें बेसिकली क्या है, आप देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, कंचन। ये सही है। हाँ, ये सही है। यही सही है। हाँ। जो बता रहे यही सही है। हाँ, मैं सोचू शुक्ला। सुनिए शुक्ला जी, इसमें एक नियम लागू होता है। का वर्ग, का वर्ग में लास्ट में क्या है, गा होता है ना। क्या वर्ग में लास्ट में क्या है, यहाँ है। फिर क्या है, क्या वर्ग है। क्या वर्ग में क्या है, खड़ा है। फिर क्या है, ता वर्ग है, क्या है, ना है। और फिर पा वर्ग है, माँ है। यही है ना? जब कभी कोई भी वाक्य होगा जिस वाक्य में आधा अक्षर का प्रयोग होगा,
उस आधे अक्षर में प्रयोग होने वाला आधा अक्षर अगर किसी भी लाइन का है, किसी भी वर्ग का है, जिसके पहले आधा अक्षर प्रयोग हो रहा है, हमेशा ध्यान रखना उसके पहले उसी लाइन के ही वर्ण का आधा वर्ण यूज होगा। अभी देखिए, आपने लिखा संबंध, मैंने बताया, ठीक। तो यहां बा है, तो बा किस वर्ग में आता है? इस वर्ग में आता है। तो सा के बाद में हम यही आधा मां का प्रयोग, ठीक। और फिर देखिए क्या है, धा है। धा किस वर्ग में आ रहा है? ना वर्ग में, ता था धा ना वर्ग। पहले बा तो बना ले, बा हो गया, ठीक। अब क्या है? अब आधा ना, ये सही होता है, ठीक। अब जो आ रहे कंचन आपने लिखा था, ये है कंचन। बिंदी तो हम किसी भी जो है आधे वर्ण के लिए लगा देते हैं। तो यहां क्या है? यहाँ है। इसीलिए कभी आपने देखिए ये क्या लिखा होता है? गंगा, ठीक। लेकिन क्या गंगा ये सही होता है? कभी ये गंगा सही है? नहीं है। क्यों? गंगा हमेशा, गंगा हमेशा ये सही होता है, ठीक। जैसे हम लिखते हैं झंडा, सॉरी, हम लिखते हैं झंडा, तो डा किसमें है? टा ठा डा अड़ा, तो फिर क्या लिखते हैं? टा। अरे भाई, मेरी आंख नहीं, मतलब अगर वाक्य शुद्ध है तो ये जरूरी नहीं कि वही खाली बोला जाने वाला सेंटेंस ही वाक्य शुद्धिकरण हो। वाक्य शुद्धिकरण में इसमें खूब आते हैं, ये समझ रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि कभी भी, इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई वर्ण आता है, हमेशा ये नियम लागू होता है हिंदी में, ठीक। हाँ, बिंदी का मतलब होता है प्रतीक, होता है कि किसी भी जो है वर्ण का आधा जो यूज होता है उसके लिए हम बिंदी लिख सकते हैं। ये सुनिए, अब दिनांक का लिखा, देखिए इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मैथोलॉजिकल बुक्स होती हैं उसमें दिनांक ऐसे नहीं लिखा रहता, उसमें हमेशा दिनांक इस तरीके से, सॉरी ये नहीं रहता, फिर दिनांक इस तरीके से लिखा रहता है। क्यों? क्या है? का खा गा अंगा, यही तो है। तो कहने का मतलब जिस वर्ण के पहले अगर यूज हो रहा है तो हमेशा उसी वर्ण का लास्ट, बिल्कुल यही सर, बाकी सब गलत। नहीं, जैसे ये क्या है, ये मानक है, ये चलता है, ये चलता है, बिंदी कहीं भी गलत नहीं है। लेकिन अगर बिंदी को शुद्धिकरण में लिखा जाए तो इस नियम में लिखा जाएगा। अच्छा, चंद बिंदी, अच्छा जैसे आप ये बोल रहे हो, वास्तव में शुद्ध ये हो। हाँ, हाँ, ठीक। चलिए, हम लोग एब्रिविएशन में, वो बुक्स में कर रहे थे। क्या लिखा है? कथा सरित सागर, वेरी गुड। कथा सरित सागर, ये किताब लिखी है सोमदेव ने। कथा सरित सागर, सोम। स्वप्न वासव दत्ता, वेरी गुड, शुक्ला जी ने रट रखी। स्वप्न वासव दत्ता, हास, स्वप्न वासव दत्ता लिख दे रहे हैं। स्वप्न वासव दत्त भास, थोड़ा इधर आ जाओ, दिख नहीं रहा। बुद्ध चरित,
बुद्ध चरित्र। हाँ? हर्षचरित। बुद्ध चरित्र में लिखिए अमोघ वर्ष। अमोघ, अरे अश्वघोष, हम भी अश्वघोष, अश्वघोष, अश्वघोष। हाँ, अश्वघोष, अश्वघोष। हर्षचरित में देखिए, हर्षचरित बाणभट्ट की किताब। और सुनिए, एक किताब पूछी जाती है, 3 किताबें हैं। हर्ष स्वयं विद्वान था, उसने 3 किताबें लिखी थी। और 3 किताबों याद करने का तरीका है PNR, जो रेलवे में आरक्षण होता है, PNR नंबर होता है। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। प्रियदर्शिका बहुत पूछी जाती है किताबें। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये तीनों किताबें लिखी हैं सम्राट हर्ष ने। PNR, नागानंद, नागानंद, रत्नावली, ये हर्षवर्धन की किताबें। बुक का नाम एक पूछा जाएगा, प्रियदर्शिका किसने लिखी तो? किसका? हाँ, वो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया, सम्राट अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। हाँ, अशोक को मैंने अशोक का क्या है, जो सम्राट अशोक तो मौर्य एम्परर था, तो मौर्य एम्परर जो है उसको अशोक नाम उसका नहीं मिलता है, उसको उसके अभिलेखों में उसके नाम मिलते हैं देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी नाम मिलता है। लेकिन अशोक के 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। यही पूछा जाता है कौन से अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो नेट्टूर, मास्की, उदयगोलम, और 4, मतलब 4 है अभिलेख जिसमें अभी हम लोग मौर्य में आएंगे तो डिस्कस। नेक्स्ट लिखिए, अमरकोश। अमरकोश तो जानते हैं शुक्ला जी। अच्छा, नाट्य शास्त्र, अमर सिंह, अमर सिंह। नाट्य शास्त्र, अरे नहीं, भरत मुनि। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम। अच्छा सॉरी। अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की 3-4 किताबें हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, र- रघुवंशम, विक्रमो वर्षीयम। ठीक, बाकी याद आता रहेगा, लिखाते रहेंगे। हम्म पंच सिद्धांतिका, वेरी गुड। 5 नंबर, 5 इनके पूरे। सूर्य सिद्धांत, अरे हर जगह बाण नहीं होंगे। आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, पंचतंत्र। अच्छा, पहले थोड़ा स्पीड तेज हो गई। सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट। पंचतंत्र, नीति सार, बताओ शुक्ला जी। नीति सार, राइटर है कामंदक। नीति सार के लेखक हैं कामंदक। अर्थशास्त्र, विष्णुगुप्त।
चाणक्य, तीनों नाम है इनके, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और हाँ इंडिका। हाँ सेल्यूकस का दूत था, चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में था। ये तीनों नाम एक ही है। एहोल प्रशस्ति, एहोल प्रशस्ति बेसिकली ये पिलर पे लिखी गई प्रशस्ति है। एक राष्ट्रकूट शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ये जो एहोल अभिलेख है बेसिकली ये एक प्रशस्ति है। तो ये प्रशस्ति लिखा था रवि कीर्ति ने, और ये किसकी प्रशंसा में लिखा गया है? पुलकेशिन द्वितीय के, राष्ट्रकूट शासक पुलकेशिन द्वितीय। इसी तरीके से एक और प्रशस्ति है जो पूछी जाती, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? हरिशेन ने लिखा। हरिशेन ने ये किसके लिए लिखा है बताइए? समुद्रगुप्त, वेरी गुड। ये दो प्रशस्तियां, सॉरी, दो प्रशस्तियां को पूछी जाती हैं, एहोल प्रशस्ति और प्रयाग प्रशस्ति। एहोल प्रशस्ति जो है रविकीर्त की है, प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन की है। चरक सिद्धांत, चरक संहिता, चरक संहिता, चरक। लीलावती, लीलावती मैथ की किताब है, भास्कर द्वितीय। हाँ भास्कराचार्य भी कह सकते। गाथा सप्तशती, सप्तशती बहुत फेमस किताब है और राइटर भी बहुत फेमस, ये शासक रहा है ये। सॉरी। है हाल, राइटर है हाल, बाउंस भी करने लगा, बहुत बुरी आदत है। अब धीरे धीरे आदत सब सुधारे दे रहे हैं आप लोग। नीतिशार पहले लिख चुके हैं क्या? कामंदक, आष्टाध्यायी, अगली बुक है आष्टाध्यायी, पाणिनि, संस्कृत ग्रंथ है ये, विशुद्ध संस्कृत ग्रंथ, पहला, भारत का पहला विशुद्ध संस्कृत ग्रंथ। महाभाष्य पतंजलि, अगली किताब है नैषध चरित, श्रीहर्ष, श्रीहर्ष। ठीक, नैषध चरित श्रीहर्ष। मृक्ष कटिकम, मृक्ष कटिकम, मृक्ष कटिकम, शूद्रक। गीत गोविंद,
शुक्ला जी पहले आंसर लिख लेते होंगे, वही हम देख रहे थे यहाँ। गीत गोविंद जयदेव। खजाइन फुतूह। अमीर खुसरो की जो किताब है। खजाइन, हाँ तो और भी बोलते हैं। हाँ फितूह, अमीर खुसरो। हाँ फुतूह, FUTUH। हम्म। शाहनामा। शाहनामा फिरदौसी। प्रेम वाटिका, रश खान। प्रेम वाटिका, रस खान। दाय भाग लिख दे रहे हैं। जी मूत वाहन। दाय भाग है, राइटर है जी मूत वाहन। दाय भाग, जी मूत वाहन। साहित्य लहरी, सूरदास। हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम। बाबरनामा, बेगम, बहन। बाबरनामा, बाबरनामा की भाषा जरूर लिख लीजिए, भाषा पूछी जाती, तुर्की भाषा में थी। इस समय जितनी भी किताबें मुगल दरबार में छपी या लिखी गई वो सब फारसी में लिखी गई, लेकिन एकमात्र किताब है बाबरनामा जो तुर्की भाषा में है। बाबर ने लिखी, बाबर की आत्मकथा है ये, ऑटोबायोग्राफी। हाँ। मिताक्षरा, मिताक्षरा। अभी ग्रुप पे भी डाल देंगे, अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो मान लो मिस स्पेलिंग हो तो अ, आवाज तो जा ही रही होगी। जरा बताइए आप लोग, आवाज आ रही, साफ क्लियर आवाज आ रही, लिख पा रहे हो? जी सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। मालती माधव, उत्तर रामचरित। मित हाँ? विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। गीत गोविंद, मालती माधव लिख लो पहले। मालती माधव और उत्तर रामचरित ये दोनों भवभूत की हैं। मालती माधव तथा उत्तर रामचरित। भवभूति। गीत गोविंद जयदेव। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। दो चार और लिख लीजिए, ये तो पुरानी ही है। किताब उल हिंद, बहुत फेमस किताब, किताब उल हिंद। इसे तहकीक हिंद भी बोला जाता है।
लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। किताब उल हिंद में तहकीक हिंद, तहकीक ए हिंद किसने लिखी बताइए? अल बरूनी। रविन्द्रनाथ टैगोर की किताबें लिख लीजिए, 3-4 किताबें हैं। गीतांजलि, गोरा, गोरा, हाँ हाँ गीतांजलि, गोरा, हाँ गोरा, गोरा, हाँ चित्रांगदा, चित्रांगदा, चंडालिका, चंडालिका। दिव्या, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था जो है लिटरेचर के लिए, किस किताब के लिए मिला था इनको? भारत, ये पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, तो किस बुक के लिए दिया गया? गीतांजलि के। आज हम ये सोच रहे हैं, आज एक ऑनलाइन रात में क्लास लेना चाह रहे हैं, 4-5 घंटे की। कल संडे है ना, फ्री फॉर ऑल के लिए रहेगा। सोच रहा हूँ कि, क्यों शुक्ला जी, जग पाएंगे रात में? कहाँ? मोहल्ले की जिम्मेदारी, अच्छा कल स्वच्छ भारत में से। अच्छा छुट्टी है, हटा दी गई है ना? चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हाँ लेके आइए। कामायनी, आंसू, कामायनी, आंसू, लहर, ये सब किताबें हैं जयशंकर प्रसाद की। कामायनी, आंसू, लहर। लाइफ डिवाइन, बहुत फेमस किताब है। शुक्ला जी, लाइफ डिवाइन, अरे भाई देखा, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। अरविंद घोष की 2 किताबें हैं, एसेज ऑन गीता और लाइफ डिवाइन। हमने आपको एक चीज बताई थी, एसेज ऑन गीता, अगला याद करिए, मैंने बताया था कि आपका दिमाग जब पहले आंसर पे ले जाता है वही सही होता है। हम्म। यामा, हाँ वेरी गुड। एरिया ऑफ डार्कनेस, बहुत फेमस किताब, एरिया ऑफ डार्कनेस, बी एस नायपॉल, इनको भी जो है नोबेल प्राइज मिला है। डार्कनेस, हाँ, बी एस नायपॉल। प्रेमचंद की 4 किताबें हैं, 3-4 लिख लीजिए। गमन, गोदान, कर्म भूमि, रंग भूमि। गमन, गोदान, कर्म भूमि, रंग भूमि। सबकी, सबकी लिखा देंगे, काहे परेशान। कितनी नावों में कितनी बार? गमन, गोदान, कर्म भूमि, रंग भूमि। कितनी नावों में कितनी बार? ये प्रेमचंद की किताबें हैं, अरे बाप रे। हाँ हाँ। और मेन बात तो ये है कि आप लोगों को बुक फेयर जाना चाहिए। बुक फेयर लगा हुआ है, आज मैं जाऊंगा शाम को। आज बुक फेयर है, उसमें क्या नाम है, दूरदर्शन के सामने जो बलरामपुर गार्डन है, आप लोग तो उधर से आते हैं, बिल्कुल बुक फेयर होके आइए, बुक फेयर बहुत ज़रूरी है जाना। हम मौका नहीं नहीं खरीद नहीं लाएंगे, हम मौका नहीं छोड़ते हैं मूवी देखने का, लेकिन हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, बुक फेयर में जरूर। हाँ, कितनी नावों में कितनी बार आगे। और गिफ्ट में हमेशा, जब कभी ध्यान रखिए, गिफ्ट हमेशा किताब दिया करिए।
किसी को गिफ्ट दीजिए, भले दोबारा नहीं बुलाएगा आपको पार्टी में। नारायण नहीं बुलाएगा नहीं, ये अच्छी बात है। आपको मैं बताऊं, ऐसी ऐसी किताबें हैं साहित्य, आप पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको नींद नहीं आएगी जब तक खत्म नहीं कर लेंगे। एक किताब उनकी है, वो डार्क हॉर्स, पढ़ी किसी ने? डार्क हॉर्स पढ़ी ना? एक लड़का है वो, नहीं पढ़ी? पढ़े हो ना? वो किताब पढ़ना स्टार्ट करोगे, जब तक खत्म नहीं हो जाएगी। वो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले लड़कों के लिए पे लिखी गई है। नीलोत्पल मृणाल का नाम सुना है? उसी ने लिखी। बहुत बेहतर किताब है। हाँ, क्या लिखा, कितनी नावों में कितनी बार? आगे लिखते रहिए। कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर। तो एब्रीविएशन पे आ जाए क्या? ठीक है। हम्म। समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को। हम्म। चलिए, एब्रीविएशन में आइए। पहले एब्रीविएशन जो हम लोगों को कराए हैं बताइए। एसडीआर क्या होता है? शुक्ला जी बताइए, एसडीआर क्या होता है? एसडीआर क्या है? ठीक है, हमने बताया था। आईएमएफ की मुद्रा है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट। भूल गए? कंप्यूटर वाला तो हम्म, कंप्यूटर में 50 नंबर में कम से कम 5 एब्रीविएशन आएंगे। एब्रीविएशन ठीक ठाक आएंगे। इंटरनेट तो बहुत खतरनाक चीज है। तुम- AQI, अजय चौराहा। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। हम्म। अजय चौराहे पे उसको लगा हुआ है, तो वो सेंसर AQI का। कहाँ पे? विश्वविद्यालय गेट पे? मैंने नहीं देखा। हाँ। अच्छा, 2 नंबर वाले गेट पे? अच्छा। AM PM क्या होता है जल्दी बताइए, शुक्ला जी। AM PM। अरे लिखवा चुके हैं भाई। एंटी मेरेडियन, पोस्ट मेरेडियन। AM आफ्टर आफ्टर नहीं होता है, एंटी मेरेडियन, पोस्ट मेरेडियन। मेरेडियन, पोस्ट मेरेडियन। हाँ, मेरेडियन मतलब हो मध्याह्न। एंटी मतलब पहले, मध्याह्न के पहले। हाँ। और ADBC का बताइए।
एडीबीसी आपको कराया था, एडीबीसी। हाँ बताइए। बिफोर क्राइस्ट, हाँ। हाँ, एनो डोमिनी ही होता है। अच्छा नहीं समझ पाए, चलो बता दे रहे हैं। इसको व्यवहारिक रूप से समझिए, जरूरी है। अरे हिंदी में पहले समझिए, ईसा पूर्व और ईसवी पढ़ा है आपने, ठीक। तो ईसा पूर्व को बीसी बोला जाता है और ईसवी को एडी बोला जाता है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि जैसे मान लो कि दुनिया कब स्टार्ट हुई किसी को नहीं पता, दुनिया कब खत्म होगी ये भी किसी को नहीं पता, ठीक। तो ये कैसे पता है कि आज कितनी तारीख है? आज 30/9/2023। ये हमको कैसे पता कि आज 30/9/2023 है? जब दुनिया कब स्टार्ट हुई हम जानते ही नहीं, दुनिया कब खत्म होगी ये भी नहीं जानते। तो ये कैसे पता? ये इसलिए पता क्योंकि हमने आधार बना दिया, एक तारीख को आधार बना दिया। तारीख क्या है? ईसा मसीह का जन्म। ईसा का जन्म, ये जो ईसा का जन्म है, इसके जन्म के आज 2023 साल हो चुके। ईसा मसीह के जन्म के आज 2023 साल हो, तो इसे हम बोलते हैं एडी। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एक ध्यान रखिएगा, इसे लोग बताते हैं आफ्टर डेथ, नहीं, गलत होता है, एनो डोमिनी होता है। अब क्या है एनो डोमिनी? शुक्ला जी, इससे पहले भी तो समय था। जो इससे पहले का समय है तो हम कहेंगे ईसा मसीह के जन्म के 100 साल पहले, तो यहाँ 100 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ईसा मसीह के जन्म के 50 साल पहले, तो यहाँ 50 हो गया। तो कोई भी व्यक्ति, मान लो एक कोई व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी पाता है ईसा मसीह के जन्म के 100 साल पहले, समझिए, और रिटायर होता है ईसा मसीह के जन्म के 50 साल पहले, तो उसके सरकारी नौकरी का अगर टाइम ड्यूरेशन आप निकालोगे तो क्या बोलोगे? 100 साल पूर्व से 50 साल पूर्व तक। तो पूर्व से मतलब किसके पूर्व से? बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 100 बीसी से 50 बीसी तक, ये इसका टाइम पीरियड निकला। इसी लिए हम अब, जब आपको याद है कि हमने बताया वैदिक काल या हड़प्पा काल, हमने आपको बताया था 2500 से 1750। 2500 क्या है? बीसी है, और 1750 क्या है? बीसी है। यानी कि ये जो हड़प्पा का समय है भारत में, वो 2500 ईसा पूर्व से, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ, और ईसा मसीह के जन्म के 1750 साल पर हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। इसी तरीके से जो वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल है, वो 1500 से 1000, यानी कि 1500 साल, ईसा मसीह के 1500 साल पहले हमारे यहाँ ऋग्वैदिक काल स्टार्ट हुआ, और ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पहले तक ऋग्वैदिक काल चला। तो ये एडी और बीसी होता है। नेक्स्ट लिखिए। उड़ान। उड़ान, उड़े भारत का आम नागरिक है, उड़े देश का, हाँ हाँ, उड़े देश का आम नागरिक। एबीएम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। उड़े देश का आम नागरिक, एबीएम। मिसाइल, एडीबी बताइए शुक्ला जी। वेरी गुड। एशियाई विकास बैंक कहाँ है ये? एशियाई विकास बैंक फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। नहीं, वो तो वर्ल्ड बैंक, हमको लगता है 68 में हुई, 1868 में। मनीला फिलीपींस की कैपिटल है, मनीला।
फिलीपींस इतना इम्पॉर्टेंट है, यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय चावल का अनुसंधान संस्थान है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ है, और नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ उड़ीसा के कटक में है। हाँ, दाल कानपुर है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक उड़ीसा में। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FBI, FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। FBI जो है US की वो है, सिक्योरिटी एजेंसी है। फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। NRC, बताइए क्या होता है शुक्ला जी? वेरी गुड, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। CPI, WPI, WPI और CPI, ये भारत में महंगाई निकालने का इंडेक्स है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होल सेल प्राइस इंडेक्स, इसे बोला जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और दूसरे को बोला जाता है थोक मूल्य सूचकांक। होल सेल प्राइस इंडेक्स। RTI क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अरे वाह बबलू, सेंसर गड़बड़ा गया तब लेके आए हो। भाई साहब को दो, हम अभी पी लेंगे। बाहर बाहर भाई साहब बैठे हैं। अरे हमको बाद में ले आना। अरे चाय पी लीजिए भाई साहब। अच्छा, तो इधर है। क्या लिखा? WPI से हो गया। क्या हुआ? को ये लगा कि अगर ये आपके साथ रहे, नहीं सुधर नहीं जाओगे, राइट टाइम रहोगे। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ। हैं? CD क्या होता है बताइए? CD। हाँ हाँ, लिखे लिखे लिखे। हाँ बिल्कुल, और क्या। हाँ हाँ। काम नहीं नहीं, आवाज में उधर भी जा रही है आवाज। कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD लिखिए, डिजिटल वीडियो डिस्क। USB लगता है। USB क्या होता है? USB
यूनिवर्सल सीरियल बस। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। LAN लैन लोकल एरिया नेटवर्क। वेरी गुड। SIM SIM सिम। सिम जो मोबाइल में पड़ता है। बताइए शुक्ला जी, आपको ज्यादा जाए। वेरी गुड। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM CDM में दो होते हैं, दो टाइप के। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। CD अरे भाई सिस्टम है ग्लोबल। अरे सेवा कैसे कहा जाएगा। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। CDMA लिखिए कोड डिवीजन मल्टीपल असेस। कोड डिवीजन मल्टीपल असेस। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल असेस। रोम क्या है। ROM रीड ओनली मेमोरी। असेस हाँ। CDMA होता है कोड डिवीजन मल्टीपल असेस। रोम है ROM है रीड ओनली मेमोरी। IP क्या होता है। IP एड्रेस से पूछा जाता है IP क्या है। वेरी गुड। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। बता देना जब ज्यादा हो जाए। रैम क्या होता है। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम होता है शुक्ला जी ये बताइए पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। हाँ होम। वेरी गुड। और पैन क्या होता है। वेरी गुड है। अच्छा। EMEI क्या होता है। मोबाइल में एक नंबर होता है EMEI। EMI नंबर होता है ना मोबाइल में। ओ सॉरी IMEI। IMEI EMI नहीं सॉरी IMEI क्या होता है फुल फॉर्म बताइए। आइडेंटिटी। वेरी गुड थैंक यू। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। बैंक में एक होता है IFSC। IFSC कोड लिखा जाता है। बताइए क्या होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। जी जनरली हम लोग बोलते हैं ओके बोलते हैं ना। क्या होता है फुल फॉर्म। करेक्ट में C होता है। के कैसे ले लिया होगा आपके कहने से। ले लेगा। ऑब्जेक्शन किल्ड।
एक लिखा होता है एसेट्रा, ई टी सी, ये लिखा रहता है ना, ईटीसी लिखा रहता है। बताइए क्या होता है? इंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। हाँ, सोच खत्म यहां से। इंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। पीडीएफ क्या होता है? पीडीएफ का एक खेल है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। शुक्ला जी, एक शब्द होता है वाई फाई, क्या होता है फुल फॉर्म? वायरलेस फिडेलिटी, वेरी गुड। वायरलेस फिडेलिटी, फिडेलिटी। जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आई आई एस, सॉरी, आईएलओ, बताया था नहीं बताया था? एलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एफएम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। वेरी गुड, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओटीपी क्या होता है? वेरी गुड। कितने रखा जाए आज? आप लोग कैसे हैं सब लोग? कोई जवाब नहीं आता है। आकांक्षा, कुछ समझ में आ रहा है? प्रकाश जी, हेमंत, जयंत, मैशर, आज अभी लोग प्लान कर लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो घर ही में रहेंगे शाम को। नहीं नहीं, शाम सुबह तो रहेगी। अच्छा, कल संडे है, जो लोग ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन आ सकते हैं तो आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट पेपर भी होगा। अगर जो लोग लखनऊ में है वो आ सकते हैं।
मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे 4 घंटे का अगर टाइम मिल जाता है तो कोई एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। और मैं पढ़ेंगे हम लोग अलग भी, ये नहीं कि यहाँ नहीं, वो खाली एक रहेगा कि दिमाग से। हाँ, शुरू से लेके अगर हम शुरू किए, पॉलिटी शुरू किए 1773 से लेके और 1900 वो क्या नाम है 395 अनुच्छेद तक, अनुच्छेद तो अब खैर 450 हो गए, वहां तक ले जाके खत्म कर दिया। आपको बताते रहिए, इंपॉर्टेंट ये पेन कापी लेके बैठिए, अपना बेड पे रहिए, अपने पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आप 4-5 घंटे में बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समय लगेगा लेकिन वो हो जाएगा। सोते तो 12 ही बजे होंगे जनरली, 12 बजे सोते, 2 घंटे मज़ा नहीं आएगा, सब्जेक्ट को मतलब उठाना फिर ख़त्म करना पड़ता है। तो आज रहने दीजिए, हाँ कल कर लिया जाएगा। ठीक है ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही, थैंक यू।